इंडियन इक्विटी मार्केट को आजकल अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। वो दिन आजकल नहीं हैं जो केवल घरेलू फंडामेंटल और टेक्निकल ही केवल इंडियन कैपिटल मार्केट की दिशा को निर्धारित किया करते थे। आजकल इंटरनेशनल कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडियन कैपिटल मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है। ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल फैक्टर को ध्यान में रख कर के ही हमें अपना काम करना चाहिए। पिछले 15 दिनों से लगातार मैं इस बात को कहता चला आ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही ऊपर नीचे हो रही है, जिसमें मेन रोल अमेरिका और इजराइल का है। अमेरिका और इजराइल जब तक ईरान के ऊपर गंभीर हमले करते रहेंगे, ऐसी परिस्थितियाँ इंटरनेशनल मार्केट में पैदा हो रही हैं जिनके वजह से इंडियन इक्विटी कैपिटल मार्केट में ठहराव या स्टेबिलिटी या सर्टेनिटी नहीं आ पा रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इंडियन इकोनॉमी को कई तरीके से प्रभावित करेंगे। इंटरनेशनल अटैक की वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट पे कितना असर पड़ेगा, कब तक रहेगा, सारा कुछ डिपेंड करता है भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर के। मैंने कई बार पिछले 15-20 दिनों में आपसे की हैं, जिसमें कहा था कि अमेरिका अगर ज़्यादा लंबे समय तक वार में फंसता है तो उसके लिए बहुत निगेटिव होगा। अमेरिका, मैं आज फिर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि बुरी तरीके से ईरान के साथ युद्ध में इजराइल का साथ देने के बहाने या साथ देने की वजह से बुरी तरीके से फंस गया है, जिसकी वजह से उसकी अपनी इकोनॉमी को बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, ईरान को बर्बाद कर दूंगा, और दूसरी तरफ ईरान एडामेंट है कि मैं अपने नेताओं के, अपने देश की जनता की 185 बच्चों जिसको आपने मार डाला है, मिसाइल गिरा के स्कूल के विद्यार्थियों को, मैं पूरा एक एक आदमी का बदला लूँगा। उनके नए जो लीडर्स की ताजपोशी हुई है, खोमनी साहब, वो कह रहे हैं कि मैं किसी तरह से अमेरिका के आगे नहीं झुकूंगा। परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी भी दोनों साइड से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके वजह से युद्ध रुकने के आसार दिखाई पड़े, जिसके वजह से इंटरनेशनल क्रूड प्राइस में लगातार उतार चढ़ाव है, हाई फ्लैक्चुएशन है। और इंटरनेशनल प्राइस क्रूड के ऊपर रहने से जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, ख़ासतौर से इंडिया, जो अपने टोटल कंजप्शन का 80 to 85% विदेशी क्रूड ऑयल मंगा के उनको रिफाइन करता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, फ्यूल गैसेस, इंडस्ट्रियल गैसेस बनती हैं, उनका उपयोग होता है। अगर वो महंगी क्रूड ऑयल आएगी तो यहाँ प्राइस भी बढ़ेंगे। अभी 3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक सिलेंडर की प्राइस 60 रुपये और कॉमर्शियल प्राइस 115 रुपये पर सिलेंडर बढ़ा दिया है। उसका नतीजा ये हुआ कि देश की होटल इंडस्ट्री जो सिलेंडर कॉमर्शियल यूज करती थी, उनके पास सिलेंडर नहीं है, या है तो बहुत महंगा है, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वो अपने पर प्लेट के हिसाब से दाम बढ़ा रहे हैं, उनकी बिक्री कम हो जाएगी। इसी तरह से डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम बढ़ने से, घरेलू रसोई गैस महंगी होने की वजह से घर के लोग परेशान हैं कि कैसे हम घर चलाएंगे। ये तो अभी एक फैक्टर है। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक साथ इंडियन इकोनॉमी की तरफ काम कर रहे हैं और हमको उन पे बराबर ध्यान रखना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों का इकोनॉमी के किस किस सेक्टर पे इम्पैक्ट होगा उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वो सारी इंडस्ट्री जिसका इनपुट्स क्रूड ऑयल के मेजर इनपुट क्रूड ऑयल है, उनके यहाँ दाम बढ़ेंगे, उनकी परचेज करने वाले
कम परचेज करेंगे, मतलब कि इंडस्ट्री वो सफ़र करेगी। उसमें एशियन पेंट हो गया, पिडलाइट इंडस्ट्रीज हो गई, बर्जर पेंट हो गया, कुछ हद तक केमिकल इंडस्ट्री भी हो जाएंगी। ये सारी इंडस्ट्री निगेटिवली अफेक्ट करेंगी। सिरामिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र के लिए गैस बहुत ज़रूरी है। जब गैस महंगी होती जा रही है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी। आपको याद है पिछले साल हिंदुस्तान भर के टेलीविज़न पे किसान रात भर लाइन लगा के बेचारे खड़े रहे, उनको खाद नहीं मिले, इतनी कमी थी। आज की परिस्थिति में, इस बात को बार बार मैं कह रहा हूँ, आज की परिस्थिति में उससे भयंकर स्थिति आने वाली। क्यों? जब गैस ही नहीं रहेगी तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कैसे काम करेगी? अब उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डोमेस्टिक बहुत कम हो जाएगी, जिसके वजह से फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कम होगा, और कम होगा तो किसानों के लिए त्राही त्राही होगी, फर्टिलाइजर महंगी होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी। कहाँ से किसान अन्न उत्पादन करेगा? कहाँ से? और कहाँ से सरकार उसकी भरपाई करेगी? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सारी परिस्थितियाँ बहुत ही गंभीर दिशा के ऊपर संकेत कर रहे हैं। इंडिया की सिरामिक इंडस्ट्री मेजर गैस का इस्तेमाल करती है, वो भी सफ़र करेगी। इस तरह से सारी इंडस्ट्री का स्पिल ओवर इफेक्ट इन इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर में आके पड़ेगा, जिसके वजह से अगर लॉन्ग टर्म ये 6 महीने से 1 साल युद्ध चला तो इमर्जिंग इकोनॉमी के ऊपर इंक्लूडिंग इंडिया रिसेशनरी इफेक्ट काम करना शुरू कर जाएगा, और देश की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट चाहे जितना प्रयास कर ले, नहीं रोक पाएगी। जब गवर्नमेंट पर रिसोर्सेस नहीं रहेंगे तो कैसे रोकेगी? इसलिए ये सारी फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिल कर के प्ले कर रहे हैं। गॉन आर द डेज व्हेन इंडस्ट्री की डोमेस्टिक फंडामेंटल टेक्निकल ही केवल प्ले करती थी। आजकल टेक्नो फंडा और डोमेस्टिक फंडामेंटल के अलावा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भी मेजर रोल प्ले करती है इंडियन इक्विटी के लिए। अब 2-3 बातें और मैं कहना चाह रहा हूँ। कतर इंडिया की गैस की आवश्यकता की 60% गैस सप्लाई करता था। कतर पे ईरान ने मिसाइल्स ड्रोन से ऐसा अटैक किया है कि उसने कहा कि मैं गैस की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, और वो इंडिया को गैस नहीं देगा। कहाँ से आएगी गैस? कहाँ से वो इंडस्ट्री जो गैस का इस्तेमाल करती हैं वो रिसेशन में नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। ईरान ने एक बहुत अच्छी चाल चली है, तुरुप का पत्ता है उसके पास ईरान पर, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल नाक रगड़ के मर जाएंगे। ईरान को फतेह करने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और तुरुप का पत्ता है, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि पहले मैं अटैक नहीं करूँगा, और अगर अमेरिका अटैक करता है तो अमेरिका इजराइल अटैक करते हैं तो अमेरिका की जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने भी उसके मिडिल ईस्ट में इस्टेब्लिशमेंट हैं वार के, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। उनके जितने भी पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, जहाँ से वो जहाज़ लेकर के लड़ाई करने के लिए ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, उन सारी जगह मैं अटैक करूँगा। और लगातार जितने भी उनके मिडिल ईस्ट में इस्टेब्लिश मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ से वो ईरान को अटैक कर रहे हैं, उसके ऊपर बर्बाद करने के लिए ईरान का खड़ा हुआ है, जिसमें कुवैत है, इराक है, और सारे जॉर्डन है, और बहुत सारे हैं। ये देश इस तरह से हैं जिनके ऊपर लगातार ईरान अटैक करके उनको बर्बाद कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो सारे देश, साइप्रस है, वो सारे देश परेशान हैं, और वो आजकल उनके अंदर ये भी बात है कि वो क्यों ऐसे देश का साथ दे रहे हैं। उनके अंदर अमेरिका के खिलाफ भी सारी चीज़ें डेवलप कर रही हैं कि अमेरिका को हमने साथ दिया, लेकिन ये तो मेरी ही कंट्री के खिलाफ हो गया है कि ईरान हमारी कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा है।
ठीक है। सऊदी अरबिया होगी मेजर ऑयल सप्लाई है। सऊदी अरब अरेमको रिफाइनरी पे अटैक हुआ था, उसका भी प्रोडक्शन कम हो गया। ऐसी परिस्थिति गल्फ में जितनी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, सबके ऊपर अटैक कर रहा है। ईरान जानता है कि मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा तो मेजर इम्पैक्ट अमेरिका और इजराइल पे आएगा, वो हो रहा है। एक और दूसरा कारण है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल ईरान पे पास में है, बल्कि उसका 60% भाग उसी के हाथ में है। उसने धमकी दिया तो कहा था 1 लीटर पेट्रोल भी हॉर्मुज से मैं नहीं पास होने दूंगा। पूरे वर्ल्ड का 20 to 23% क्रूड ऑयल गैस इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से पास होती है। अगर वो नहीं पास होगा तो पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी, जैसा कि इंडिया भी सफ़र कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें कहा कि मैं एयर सेफ्टी दूंगा, हॉर्मुज को खोल दूंगा। 3 दिन से कुछ नहीं कर पाया, हॉर्मुज खोल नहीं पाया। 3 टैंकर तबाह कर दिए हैं ईरान ने, हिम्मत नहीं पड़ रही है। इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल सप्लाई पे, वर्ल्ड सप्लाई पे पड़ेगा। उसके अलावा कुछ और फैक्टर इसमें शामिल हो गए जो मेजर क्राइसिस पैदा करने वाले हैं अगले कुछ महीनों के अंदर, जिसमें एक है शिपिंग इंडस्ट्री। ऑयल टैंकर जिनकी कैपेसिटी 1.5 लाख से 2 लाख कैपेसिटी की है, तेल लेके चलते हैं, उनके प्रीमियम रिस्क बढ़ जाएगा। वो नहीं तेल लाएंगे, डरेंगे। उनकी खरबों रुपए की ऑयल टैंकर ईरान डुबो देगा। उनका लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? उनकी इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, इसलिए वो फ्रेट चार्जेस को बढ़ाएंगे। इंश्योरेंस ज़्यादा देंगे तो महंगा पड़ा ना, तो वो फ्रेट चार्जेस बढ़ा देंगे। जब फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे तो जिस कमोडिटी को लेकर के वो विश्व के तमाम देशों को सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ उनकी कीमत और बढ़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फैक्टर प्ले कर रहे हैं, उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट के, इंडियन इक्विटी मार्केट में 1-2 फैक्टर नहीं, वेरियस फैक्टर काम करते हैं जो समय समय पर बहुत ही डायनेमिक है। दे कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, आवर टू आवर। इन सभी बातों का ध्यान रख कर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत टफ है आज के समय में। इतना टफ है कि बिना प्रॉपर स्टडी, बिना सीरियसली कोई नहीं कुछ कर पाएगा। यहीं पे रोल आता है पोर्टफोलियो मैनेजर का, जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, बहुत बड़ा रोल उनका आता है। ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के हक में उसमें यह नहीं है कि अपने बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए। इसलिए इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेज करना, डोमेस्टिक पोर्टफोलियो मैनेज करना केवल पोर्टफोलियो मैनेजर का ही काम है। हर लोग नहीं कर सकते, या बैठे रहे अपने से करते रहे, लॉस पे लॉस देते रहे। ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है आप उसमें कूदें और काम करें। ऐसे समय आप साइडलाइन पे बैठे रहें, अपने स्टॉप लॉस को देखें और कोई ज़रूरी नहीं ट्रेड करें। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसको 3 या 4 या 5 भागों में बांट लीजिए। अब डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर हैं उनको खरीदने का समय आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आप 100 रुपये के 5 भागों में या 4 भागों में बांट लीजिए। एक भाग अभी इन्वेस्ट करिए, फिर मार्केट का वॉच रखिए, और नीचे जाए तो फिर सेकंड पार्ट को इन्वेस्ट कीजिए, और नीचे जाए तो फिर तीसरे पार्ट का इन्वेस्टमेंट कीजिए, और नीचे जाए चौथे पार्ट का इन्वेस्ट। इससे स्टैगर्ड बाइंग से आपकी नेट परचेज कम रहेगी और आप सफ़र कम करेंगे। और जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो बहुत तेज़ी से ये एक बार मार्केट
ऊपर जाएगी। लेकिन परिस्थितियाँ समान होने के पहले अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उथल पुथल है, रिसेशन है, तो इंडियन इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट के ऊपर असर पड़ेगा, उनके अर्निंग पे असर पड़ेगा। अर्निंग पे असर पड़ेगा तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के रिसेशन जाने की वजह से इक्विटी मार्केट संभल पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें और स्टैगर्ड बाइंग पे ही ध्यान दें। लगातार सारे पैसे को एक बास्केट बनाइए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, एक दो शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिए। उसके लिए भविष्य में टाइम टू टाइम आप मेरे चैनल को देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगना चाहिए तो अपने कमेंट मेरे चैनल पर ज़रूर लिख के भेजिएगा, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूं, सही समय पे आपको कुछ गाइड कर सकूं। और इन्वेस्टमेंट ये एजुकेशनल चैनल है, मैं बार बार डिक्लेयर कर रहा हूँ। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर मैं फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, जो भी कमाएं आपका अपना है, मेरा उसमें कोई शेयर नहीं है। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर लिखिएगा। कमेंट ज़रूर बॉक्स में जाके दीजिएगा कि कैसी इन्फॉर्मेशन थी, आपके लाभप्रद है कि नहीं है। आप अगर और जानना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।